सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के फोर्थ वाले वीक का ये आपका सेकंड वाला पार्ट होगा। यानी कि इसी पार्ट के साथ अगस्त के सारे वीकली पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करके खत्म करते हैं। तो बताइए किसे आईटीबीपी का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया? तो आंसर होगा संजय अरोड़ा को। ये जो आईपीएस संजय अरोड़ा हैं, ये अभी तक सीआरपीएफ के स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में काम कर रहे थे, पर अभी इन्हें आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस का नया डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। अभी आपको याद होगा पंकज कुमार सिंह का नाम बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने। राकेश अस्थाना भी आप जानते होंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने थे। और नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने। आईटीबीपी की स्थापना होती 1962 में। अच्छा, इसका मोटो क्या होता है? आदर्श वाक्य, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। तो याद रखना, इसके नए डायरेक्टर जनरल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है संजय अरोड़ा। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा संदीप बख्शी को। अभी तक यही थे एमडी सीईओ और अभी इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया आरबीआई ने। बाकी शांतिलाल आप जानते हो, इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने। और प्रदीप चंद्रन नायर ये असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने। इंपॉर्टेंट नाम है। और असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलोंग में आपको मिलेगा और इसे ही पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। अरमान गिरिधर की बात करोगे तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या होती है? हम है ना, ख्याल आपका। फिर बताइए, अभी हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया या कौन बन गए? तो आंसर होगा मनसुख मांडविया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया, और अभी ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। किसकी जगह ली इन्होंने? डॉक्टर हर्षवर्धन की, जो अभी तक हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे। तो अब ये जो मनसुख मांडविया हैं, ये इस पद पर 2024 तक बने रहेंगे। अच्छा, वैसे टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का है? 2025 का है। और इसके लिए कौन सा अभियान है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। और 2025 से आपको याद होगा, लद्दाख ने भी अपना एक लक्ष्य बनाया है 2025 तक कि वो जैविक प्रदेश बन जाएगा। उसके लिए उसने भारत के पहले ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम के साथ समझौता किया है। वैसे मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य हमारा 2030 का है। और 2030 हमारी रेलवे ने लक्ष्य रखा है कि वो ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगी 2030 तक। और हर घर जल का लक्ष्य 2024 का है। अच्छा, अभी आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर पैट्रिक अमोत, ये केन्या से हैं। और अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। और पहला जिला बना था जम्मू कश्मीर का बडगाम जिला। और अभी कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? अंडमान निकोबार बना था। और 100% टीकाकरण वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? लद्दाख बना था। पहला गांव बना था वेयान गांव जम्मू कश्मीर का। पहला शहर पूछेंगे तो भुवनेश्वर बना था। और 100% अपनी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। और रेबीज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना है। वैसे टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। और टीबी का जो टीका होता है उसका नाम क्या है? बीसीजी। बीसीजी का टीका मतलब बेसिलस कैलमेट गुएरेन, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में एचएसबीसी इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हितेंद्र दवे को। तो अभी हितेंद्र दवे को एचएसबीसी इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया। एचएसबीसी इंडिया, यहाँ पे आपको हेडक्वार्टर मिलेगा इसका मुंबई में। अभी आपको याद होगा शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने ये नए। संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के ये एमडी सीईओ हैं, से ही फिर से रीअपॉइंट किया गया। एन वेणुधर रेड्डी की बात करेंगे, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल बने ये। बताइए, अभी आरबीआई ने किसे अपना कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो आंसर होगा अजय कुमार को। बाकी अजय कुमार भल्ला की बात करेंगे तो ये केंद्रीय गृह सचिव हैं, जिनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। और अभय कुमार सिंह की बात करेंगे तो ये सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने थे। अपूर्व चंद्रा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय में नए सचिव बने थे। देखो, आरबीआई की बात करेंगे तो इसके गवर्नर कौन है? एक तो ये याद रखो कौन है, शक्तिकांत दास है 25वें नंबर के। और यहाँ पे 4 डेप्यूटी गवर्नर भी आपको मिलेंगे। वो कौन? देखो, गवर्नर का नाम तो सबको पता होता है, डेप्यूटी गवर्नर के नाम भी याद रखो। एक है टी रविशंकर, राजेश्वर राव, एमके जैन, माइकल देवव्रत पात्रा। अच्छा, फिर बताइए, अभी नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर होगा प्रभु शर्मा। बाकी रेखा शर्मा की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। एक रेखा मेनन का नाम भी आपने सुना होगा,
चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कौन है ये रेखा मेनन। धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष हैं, ये अभी बनी है ये। और एल गणेशन मणिपुर के नए राज्यपाल बने थे। अच्छा आप तो ये बताओ नेपाल में भारतीय एम्बेसडर कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा है। फिर बताइए अभी यूको बैंक के एमडी सीयू का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया गया, नाम क्या है उनका? अतुल कुमार गोयल है। बाकी संजीव चौधरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पार्ट टाइम यानी कि अंशकालिक अध्यक्ष चेयरमैन बने। हितेंद्र दवे एचएसबीसी इंडिया के सीईओ बने। और अरमान गिरिधर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे। यूको बैंक की बात करेंगे। अच्छा यूको का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। स्थापना होती है 1943 में। हेडक्वार्टर मिलेगा कोलकाता में। एमडी सीईओ यही है अतुल कुमार गोयल और इसका टैगलाइन होता है ऑनर्स योर ट्रस्ट। अच्छा बताइए अभी हाल ही में सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीना सिंह को। तो आईपीएस ऑफिसर है नीना सिंह, इनको अभी सीआईएसएफ का नया एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। बाकी धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेखा शर्मा की बात करेंगे तो राष्ट्रीय महिला आयोग की ये अध्यक्ष हैं, अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और रेखा मेनन की बात करते हैं तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष हैं ये। रेखा शर्मा और रेखा मेनन में कंफ्यूज मत होना। अजंता न्यूग की बात करेंगे तो असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर है। बाकी सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसके डायरेक्टर जनरल सुधीर कुमार सक्सेना है। और अभी सीबीआई के हेड कौन बने थे? सुबोध कुमार जायसवाल बने थे। अच्छा बताइए भी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया गया, उनका नाम क्या है? एस मल्लिकार्जुन राव है। वैसे अभी वो 18 सितंबर 2021 को रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन अभी उनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बाकी पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने। संजय अरोड़ा ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल बने, नए अपॉइंटमेंट है ये, याद रखना। और शांतिलाल ये भी नया अपॉइंटमेंट है, इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने। चलिए आप तो ये बताइए पंजाब नेशनल बैंक में किन बैंकों का विलय हुआ था, कौन से बैंक इसमें मर्ज हुए थे? कई बार मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में बता चुका हूं, अब आपकी बारी। अच्छा बताइए अभी दिल्ली सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा सोनू सूद को। तो अभी सोनू सूद को दिल्ली में आप सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये देश का मेंटर प्रोग्राम है, इसके तहत दिल्ली सरकार देश के जानी मानी हस्तियों से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का मेंटर बनने की अपील कर रही है। अभी सोनू सूद से आपको याद होगा अभी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन को इन्होंने लॉन्च किया था वर्कर्स की मदद करने के लिए। एसर इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे, जो एसर के कंप्यूटर आते हैं उसके लिए। और अभी पंजाब में कोरोना टीकाकरण के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया था इनको। और फोर्ब्स ने लीडरशिप अवार्ड 2021 इनको दिया था। बाकी विद्या बालन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में अभी एक फायरिंग रेंज का नाम इनके नाम पे रखा गया था। नारायण कार्तिकेयन ये भारत के पहले फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं, अभी जेके टायर और इंडस्ट्रीज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बताइए हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील ये किस देश में खोला जाएगा? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में बुर्ज खलीफा और डीप डाइव के बाद अब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील खुलने जा रहा है। और इस ऑब्जर्वेशन व्हील को एन दुबई कहा जा रहा है, जो ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। और ये लंदन में जो आई झूला है ना, उससे लगभग दुगना बड़ा है। लंदन आई जिसे यूरोप का सबसे ऊंचा झूला कहा जाता है, ये वाला उससे भी डबल है। और जब ये चलता है तो लगभग 38 मिनट में एक चक्कर ये पूरा कर लेता है। इसकी ऊंचाई है 250 मीटर यानी कि 820 फुट ऊंचा है ये। और इसमें एक बार में 1400 यात्री बैठ सकते हैं और 48 कैप्सूल यहाँ पे मिलेंगे। कैप्सूल मतलब वो डब्बे जिसमें लोग बैठेंगे। और देखो यूएई की बात करेंगे, इसकी कैपिटल आबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यूनाइटेड अरब के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन। अभी यूएई के साथ हमने कौन सा एक्सरसाइज किया था? जायद तलवार एक्सरसाइज किया था, जो कि एक नौसैनिक अभ्यास था। इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल ये भी कहां पे बना? डेनमार्क में। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। और डेनमार्क आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है जिसका नाम है लैनेट होम। उसके अलावा गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन की मंजूरी देने वाला पहला देश बना कौन सा? फिलीपींस। अच्छा आप तो बताओ भी किस देश की कंपनी ने कोयले का इस्तेमाल किए बिना दुनिया की पहली स्टील बनाई है? तो आंसर होगा स्वीडन ने।
फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी मध्य प्रदेश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू कर दिया गया है और ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया। पहला कौन सा था? पहला कर्नाटक था। और आपको याद होगा अभी 29 जुलाई 2021 को ही इसे लागू हुए 1 साल हो गया। और इसी मौके पर प्रधानमंत्री जी ने विद्या प्रवेश प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसका मतलब क्या था, जिसका उद्देश्य क्या था? गांव के बच्चे को प्ले स्कूल की सुविधा देना। उसके अलावा भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा का दर्जा भी दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि समग्र शिक्षा योजना ये किस कक्षा से किस कक्षा तक कवर करती है? प्री स्कूल से 12वीं तक। और अभी ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इसको फिर से 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और समग्र शिक्षा योजना आपको याद होगा 3 योजनाओं को मिलाकर के इसको तैयार किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। अच्छा, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से संबंधित है? 2009 का अधिनियम ये लागू हुआ था 2010 में। अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? अनुच्छेद 21A में 86वां संविधान संशोधन सन 2002 और इसी में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। बाकी देखो, अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे तो ये पहली बार कब आई थी? 1968 में, दूसरी बार 1986 में आती है और अभी तीसरी बार ये 2020 में आती है। अच्छा, आप तो ये बताओ 2020 वाली ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपको पता चल गया। अब ये किस समिति की सिफारिश पे आई ये बताओ? कस्तूरी रंगन समिति। और इसके अंदर कहा गया कि जीडीपी का कितना प्रतिशत? 6% खर्च किया जाएगा इसमें। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा भी गया था। और क्लास 5वीं तक स्थानीय या मातृभाषा का इसमें उपयोग होगा। इसके अलावा याद रखना 10+2 सिस्टम के स्थान पे एक नया सिस्टम लेकर के आया गया। कौन सा? 5+3+3+4। 4 का मतलब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इस 3 का मतलब 6ठी 7वीं 8वीं, इस 3 का मतलब तीसरी 4थी 5वीं, और इस 5 का मतलब होता है शुरू के जो 3 साल होते हैं ना, एलकेजी एचकेजी यूकेजी और पहली और दूसरी कक्षा। और किस मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। और बताइए शिक्षा किस सूची का विषय है? यह भी प्रश्न आता है कई बार। समवर्ती सूची का है। शिक्षा मंत्री आप जानते हैं कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ ही बता दिए, इनको ध्यान रखना। फिर बताइए उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहां पे खुलेगा? तो आंसर होगा गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश के पहला आयुष विश्वविद्यालय है ये। इसकी आधारशिला भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने रखी थी। अच्छा, आयुष मंत्री कौन है हमारे? सर्बानंद सोनोवाल है, जिनके पास शिपिंग मंत्रालय भी है। और आयुष से आपको याद आएगा मध्य प्रदेश ने भी देवारण्य योजना शुरू की थी। आयुष घर घर द्वार योजना राजस्थान ने शुरू की। आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा हरियाणा ने शुरू की। आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक कहां पे खुलेगा? नई दिल्ली में खुलेगा। और इस साल चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल हुआ था, कहां पे? केरल में हुआ था। और अब आपने देखा उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय खुलेगा गोरखपुर में। अच्छा, ये बताओ उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहां पे खुलेगी जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे होगा? तो आंसर होगा मेरठ में। वैसे याद रखना देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक ये भी मेरठ में ही बनेगा। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? तो आंसर होगा क्यूसिम। तो अभी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री है उसने देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर क्यूसिम टूल किट को लॉन्च किया है। तो क्यूसिम अपनी तरह का पहला टूल किट है जिसे आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी रुड़की और सीडेक के द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। तो एक्चुअल में क्वांटम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग को सीखने और समझने में मदद करता है ये टूल किट। तो ये टूल किट, ये उपकरण रिसर्चर्स और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग पर शोध करने में सक्षम बनाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था और क्या नाम है उसका? जापान ने बनाया था, उसका नाम फुगाकू है। अभी ईरान ने भी अपना अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया था, उसका नाम था सीमॉर्ग। अच्छा, आप तो ये बताओ अगर पूछा जाए आपसे पेगासस क्या है? ये स्पाईवेयर है, जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हो मालवेयर। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? विजय भटकर को कहा जाता है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 है। और ह्यूमन कंप्यूटर किसे कहा जाता है? अभी इनके ऊपर तो फिल्म भी बन चुकी है, शकुंतला देवी को। बताइए अभी किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने।
तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर 29 में पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को कब तक के लिए 2032 के ओलंपिक तक गोद लिया है। और 2032 के जो ओलंपिक होंगे, जो समर ओलंपिक हैं, वो कहां पे होंगे? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी नया क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में एक T20 इंटरनेशनल मैच में 7 विकेट लेने वाली पहली तेज गेंदबाज यानी कि पेसर कौन बन गई? तो आंसर होगा फ्रेडरिक ओवरडिक। नीदरलैंड की महिला पेसर है, पेसर मतलब तेज गेंदबाज हैं ये, फ्रेडरिक ओवरडिक इनका नाम है, जो पुरुष या महिला क्रिकेट के इतिहास में एक T20 इंटरनेशनल में 7 विकेट लेने वाली पहली क्रिकेटर बन गई है। इंपॉर्टेंट नाम रहेगा इनका। और इन्होंने फ्रांस के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 4 ओवर में 7 विकेट ले लिए, जिसमें से 2 मेडन ओवर डाले। रन मात्र 3 रन दिए इन्होंने। कमाल की बात है। फ्रेडरिक ओवरडिक का नाम याद रखना। अच्छा बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविनाबेन पटेल ने रजत पदक जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीत करके देश को टोक्यो पैरालंपिक में पहला मेडल दिलाया था। और इन्होंने टेबल टेनिस में वुमेन सिंगल में क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था। क्लास 4 मतलब ये वो खिलाड़ी होते हैं जो बैठ करके खेलते हैं। और गोल्ड जीता था चाइना की झोउ यिंग ने। और वैसे तो टोक्यो पैरालंपिक में ये पहला मेडल लेकर के आई थी, लेकिन पैरा गेम्स में मेडल जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला बन गई थी। पहली कौन थी? दीपा मलिक थी, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था शॉटपुट गेम में। वैसे तो आगे देखोगे काफी सारे मेडल जीत चुके हैं हम लोग, 5 गोल्ड आए हमारे पास। चलो, डेली करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, आगे तो हम प्रश्न देखेंगे ही सही, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ वीडियो को पॉज करके कि 5 गोल्ड आए हैं किन किन खिलाड़ियों ने जीते और उनका संबंध किस खेल से है। बाकी विनोद कुमार की बात करेंगे तो टोक्यो पैरालंपिक में ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने डिस्कस थ्रो में। निषाद कुमार की बात करेंगे, पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। और टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था? मैस्कॉट सोमाइती था। और इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन रहे? टेकचंद रहे। और कमेंट बॉक्स में यह भी टाइप करके बताओ कि समापन समारोह में ध्वजवाहक फ्लैग बियरर कौन रही। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए पैरालंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? सर लुडविग गुटमन को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अभी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चेक अंतरराष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा जी साथियान ने। भारत के स्टार टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये जी साथियान। और अभी इन्होंने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चेक इंटरनेशनल ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। इन्होंने यूक्रेन के येवहेन को हराया है। टेबल टेनिस से एक नाम आपको जरूर याद होगा, मणिका बत्रा का। क्यों याद होगा? क्योंकि 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था इनको। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर भी आपको याद होगा, हमने याद करा था इसे ट्रिक से। एक तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फिडे यानी कि चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी फिडे, और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, सबका हेडक्वार्टर कहां पर है? लोजेन स्विट्जरलैंड में। बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो आंसर होगा अवनी लेखरा। राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है ये 19 वर्षीय अवनी लेखरा, जिन्होंने पैरालंपिक में इतिहास रच दिया। गोल्ड मेडल जीत करके गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं अवनी लेखरा। इन्होंने अभी निशानेबाजी प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर का स्कोर किया। तो याद रखना, एक तो ये टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का पहला गोल्ड था जो लेकर के आई थी अवनी लेखरा। और उसके साथ पैरालंपिक गेम्स या फिर ओलंपिक गेम्स भी आप ले सकते हो, इनके इतिहास में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। शूटर हैं ये। अभी हम देखेंगे आगे, इन्होंने एक और मेडल जीता है इसी टोक्यो पैरालंपिक में। अगर आपको याद है तो बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके। इसके अलावा हम देख ही चुके हैं, भाविनाबेन पटेल ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल जीता था। निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर जीता था। और विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रोवर में ब्रोंज मेडल जीता था। हाँ, लेकिन यहां से ये याद रख लो आप पॉइंट, ये जो विनोद कुमार है ना, ये क्वालिफिकेशन में अयोग्य पाए गए थे, इसलिए इनका ये ब्रोंज मेडल कैंसिल हो गया था। ये भी मैं आपको बता दूं, साथ में ये भी ध्यान रख लो। बाकी एक योगेश कथुनिया नाम भी है, डिस्कस थ्रो में सिल्वर जीता इन्होंने। देवेंद्र झाझरिया, आप तो जानते ही उनको,
कई बार हम पढ़ चुके हैं कि पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? देवेंद्र झाझरिया है। भाला फेंक से इनका संबंध जेवलिन थ्रोवर है। अभी टोक्यो पैरालंपिक में भी इन्होंने एक मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता। और सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता है, ये भी ध्यान रखो। फिर बताइए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रोवर है ये। तो याद रखना, सुमित अंतिल का नाम जेवलिन थ्रोवर है, ये हरियाणा से हैं और गोल्ड जीता इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में। कितनी दूर इन्होंने भाला फेंका? 68.55 मीटर दूर। और टोक्यो ओलंपिक का आपको याद है क्या? नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत करके लाए थे, उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? 87.58 मीटर। और टोक्यो पैरालंपिक से बाकी सारे पॉइंट्स मैं आपको बता ही चुका हूं। इस बार भारत की ओर से 54 सदस्यों का दल गया था, जिन्होंने 9 खेलों में पार्टिसिपेट किया। फिर बताइए, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। मैक्स वर्स्टपन से याद रखना, ये किस देश के हैं और किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो रेड बुल के ये ड्राइवर हैं, नीदरलैंड से ये हैं। अभी इन्होंने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर्मूला 1 रेस का खिताब भी जीत लिया है। और आपको कई बार बता चुका हूं डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में, इस साल जितनी भी आपकी फॉर्मूला 1 रेसेस हुई है उसका क्विज बना करके आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जा चुका है। तो वहां जाकर के आप इन सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही इन सभी क्वेश्चंस को जो आप पढ़ रहे हो उनकी प्रैक्टिस करने के लिए इनका क्विज भी आपको वहां पे मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगी। और अगर एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य को शुरू किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने गरीब परिवारों की कोरोना वायरस संक्रमण से अपने पति को खोने वाली महिलाओं को मदद देने के लिए ये मिशन वात्सल्य शुरू किया है। तो इसमें उन महिलाओं को जो भी सुविधाएं दी जाएगी वो एक ही स्थान पर, एक ही जगह पे मिल सकेगी। और इसी से आपको याद होगा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना वो कोरोना वायरस से अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की थी। किसने? उत्तराखंड की सरकार ने। और ये है मिशन वात्सल्य। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। इसी तरह से देखो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है इंद्रधनुष योजना में और मिशन इंद्रधनुष में, मिलती जुलती हैं दोनों। लेकिन इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से संबंधित है और मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू होती है? 25 दिसंबर 2014 को। बाकी देखो, छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना शुरू की थी। असम ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना भी शुरू की थी। अच्छा बताइए, हाल ही में किस मंत्रालय ने 100 दिन का सुजलम अभियान शुरू किया है? तो आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। तो जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल का प्रबंधन करना और ज्यादा से ज्यादा खुले में शौच मुक्त यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री प्लस गांव को बनाने में मदद करना। और इसी के साथ 10 लाख सोक पिट का निर्माण करना। सोक पिट मतलब ये एक तरह का गड्ढा होता है जिसमें गंदे पानी को डाला जाता है, उसका निपटारा किया जाता है। और इसी के लिए ये 100 दिनों का सुजलम अभियान शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आपको याद होगा, अभी 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा बना? गोवा बना था। और सरकार का लक्ष्य क्या है? हर घर तक नल से जल पहुंचाने का 2024 का है। अभी बताइए, 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल प्रोवाइड करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? पुरी, जो कि उड़ीसा में है। अभी वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना था इंदौर, जबकि वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला नगर निगम बना था विशाखापत्तनम का। अच्छा अभी बताइए, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने अगस्त के महीने को पानी माह के रूप में मनाया? लद्दाख ने। और वर्ल्ड वाटर डे कब मनाते हैं? 22 मार्च को। तो ये भी ध्यान रखना। बताइए, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने। यहाँ पे समृद्ध का मतलब हो गया स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। और इसका उद्देश्य क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद बढ़ाने, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने शुरू किया है, जिसके मंत्री कौन है? जो हमारे रेल मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव। अच्छा अभी आपको याद होगा, आदि प्रशिक्षण पोर्टल ये लॉन्च किया था किसने? जनजातीय मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। और सेज पोर्टल को लॉन्च किया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। ये बुजुर्गों के लिए है और इसको लॉन्च किया था सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है।
अभी वैसे इस मिनिस्ट्री ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने तपस पहल भी शुरू की थी, प्रधानमंत्री दक्ष पोर्टल भी लॉन्च किया था, स्माइल योजना भी शुरू की थी भिखारियों के लिए, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी मैं आपको बता दूं, जो हमारा आईटी मंत्रालय है ये अक्टूबर में देश के पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी करेगा, जिसकी थीम है इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। तो हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में नाबार्ड की ओर से शुरू की गई माई पैड माई राइट नाम की परियोजना का उद्घाटन किया। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना और कठिन दिनों से जुड़ी स्वच्छता तक उनकी पहुंच आसान बनाना। एक्चुअली में सैनिटरी पैड बनाने की मशीनें भी दी जाएगी और उसे बनाने का कच्चा माल भी दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा था ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना इसका उद्देश्य है, तो इसी से रिलेटेड रोजगार है। हिमाचल प्रदेश से आपको याद होगा पर्वत धारा योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना शुरू की गई थी और अभी हरियाणा में प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की गई थी। देखो, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री हो गए बिप्लब कुमार देब और गवर्नर कौन है? तो नए गवर्नर बने थे सत्यदेव नारायण आर्य, जो पहले हरियाणा के थे। यहां पहले थे रमेश बेस, जो चले गए झारखंड में, ये आप ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अभी किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की? तो आंसर होगा पंजाब ने। तो अभी पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की। तो इसमें क्या होगा? इसमें राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को सुधारने और नौकरी पाने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तो 12 महीने का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें हर महीने 2,500 रुपए यानी कि 2,500 रुपए रोजगार भत्ता भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग की ट्रेनिंग भी मिलेगी, पैसा का पैसा भी मिलेगा 12 महीने तक, हमेशा नहीं। अच्छा, पंजाब से तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी इसके नए गवर्नर कौन बन गए हैं? बनवारी लाल पुरोहित बन गए हैं, जो अभी तक तमिलनाडु के थे। ये प्रश्न हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी तो आप मुझे बताओ तमिलनाडु के गवर्नर कौन बन गए हैं? अभी फिर से 4 राज्यों में जो गवर्नर हैं वो अदला बदली करे गए थे, तो बताइए आप। बाकी मध्य प्रदेश ने अभी अंकुर योजना शुरू की थी। उत्तराखंड से आपको याद होगा वात्सल्य योजना उत्तराखंड की है। दिल्ली ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 अगस्त को। और 26 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 अगस्त 1920 को अमेरिका ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था, तभी से इसे 26 अगस्त को मनाया जा रहा है। तो इस बार 101वां ये दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था, तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। कब से? 1893 से। वैसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, क्योंकि 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती होती है। ये भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और वैसे एक और होता है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, वो होता है 15 अक्टूबर को। तो ये महिलाओं से कुछ इंपॉर्टेंट डे याद रखना आप। अच्छा बताइए, अभी राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, आप जानते हो। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 में इलाहाबाद यूपी में हुआ था। और इनके नाम से तो 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता था, उसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसमें जो पुरस्कार राशि है 7.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो याद रखना 25 लाख रुपए। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, पहली बार किसको मिला था और कब मिला था, ये भी याद रखो। 1991-92 में दिया गया था हमारे पहले ग्रैंड मास्टर यानी कि चेस प्लेयर विश्वनाथ आनंद को। और लास्ट टाइम 2020 में 5 खिलाड़ियों को दिया गया था। उसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहला खेल यूनिवर्सिटी जो बनेगा ना, उसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पे ही होगा। ये तो हो गया नेशनल स्पोर्ट्स डे। एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है, वो होता है 6 अप्रैल को, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अगस्त को। तो हर साल 29 अगस्त को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण या परमाणु विस्फोटों के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
पहली बार इसे 2010 में मनाया गया था। और भारत में जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में, याद होगा आपका, पहला परमाणु परीक्षण हुआ था पोखरण में, जिसको नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा 1998 में हुआ था, ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था। और अभी तक 2 बार परमाणु हमला किया जा चुका है। अमेरिका ने किया, दोनों बार जापान पे, आप जानते हो। एक तो 6 अगस्त को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा शहर पे गिराया था और उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को यूएसए ने ही जापान के नागासाकी शहर पे गिराया था एटॉम बॉम्ब, उसका नाम था फैटमैन। और इसी के साथ याद रख लो 30 अगस्त को नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब इसी से आपको याद आ गया होगा एमएसएमई डे भी तो होता है। वो कब होता है? वो 27 जून को होता है। फिर बताइए किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा? तो सितंबर आंसर होगा। सितंबर 2021 के पूरे महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। और इसको मनाने का उद्देश्य है कुपोषण को दूर करने पर जोर दिया जाना। कौन मनाएगा? महिला व बाल विकास विभाग इसको मनाएगा। और महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। और अगर आपसे पूछे कि पोषण अभियान जो है इसे कब और कहां से लॉन्च किया था, इसे 8 मार्च 2018 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, 8 मार्च को ही तो होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो उसी दिन राजस्थान के झुंझुनू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था। और इसके तहत 3% एनीमिया में कमी लानी थी। एनीमिया मतलब खून की कमी को बोलते हैं एनीमिया। और इसके लिए कौन सा विटामिन है? B9, जिसे फॉलिक एसिड बोला जाता है। अच्छा, ये तो हो गया पोषण माह। अभी लद्दाख ने, आपको याद होगा, पानी माह के रूप में मनाया था अगस्त महीने को, ये भी ध्यान रखना। और इसी के साथ ही कंप्लीट अगस्त का महीना खत्म होता है। और गाइस, ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। बस इतनी सी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इनकी क्विज वगैरह लगा लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन से। थैंक यू। अच्छा बताइए, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला? उड़ीसा। तो सीएसई मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो इसका अभी पारदर्शिता इंडेक्स जारी हुआ और उसमें उड़ीसा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले स्थान पर रहा। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब लोगों के साथ जानकारी साझा करने के मामले में बात हो रही है। पारदर्शिता इंडेक्स, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, उस मामले में उड़ीसा का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये पहले स्थान पर आए। सेकंड पे तेलंगाना रहा है, तीसरे पे तमिलनाडु। अभी आपको याद होगा ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि 2020 में सबसे प्रदूषित देश बताया बांग्लादेश को, सेकंड पे पाकिस्तान और तीसरे पे इंडिया था। और शहरों की रैंकिंग में चाइना का होटन शहर पहले स्थान पे था और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद था। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी नॉर्थ ईस्ट रीजन जिला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक रिपोर्ट 2021-22 में टॉप पे कौन रहा? तो आंसर होगा पूर्वी सिक्किम। तो अभी नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया है और इसमें सिक्किम का पूर्वी सिक्किम जिला ये टॉप पे रहा है, जबकि नागालैंड का जो किफायर जिला है उसको आखिरी यानी कि 103 जिलों में आखिरी स्थान पे रखा गया है। याद रखना, यह अपनी तरह का पहला इंडेक्स है जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर रैंक देता है। इसके अलावा आपको याद होगा ही सही, कुछ समय पहले नीति आयोग ने भारत के राज्यों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा था केरल, लास्ट में था बिहार। और पूरे देश में पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था जिसमें भारत 120वें स्थान पर रहा था, टॉप पे फिनलैंड था। तो ये ध्यान रखना। फिर बताइए, फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर दुनिया के सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे किस शहर में है? तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 1 वर्ग मील एरिया में 1826.6 सीसीटीवी कैमरे बताए गए और इतने सीसीटीवी कैमरों के साथ ये टॉप पे है। सेकंड नंबर पे लंदन बताया, तीसरे नंबर पे चेन्नई बताया और 18वें नंबर पे भारत का ही एक शहर है मुंबई। तो इस रिपोर्ट में टॉप 20 शहरों में 3 भारतीय हैं। बताइए, अभी हाल ही में काजिंद 21 नाम का जो अभ्यास है भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है।
अभी ये 30 अगस्त को शुरू हुआ था जो कि 11 सितंबर तक चला। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। तो ये आपको याद रखना है। कजाकिस्तान की बात कर लेंगे तो इसकी कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी है कजाकिस्तानी तेंगे, और प्रधानमंत्री कौन है? अस्कर मामिन है। फिर बताइए, शेयर डेस्टिनी 2021 रक्षा अभ्यास ये किस देश में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा चाइना में। और ये कब से कब तक चलना है? ये 6 सितंबर से 15 सितंबर तक चला। और कौन कौन से देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? तो चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। इन 4 देशों की सेनाओं के बीच में ये बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास था। कहां पे हुआ? चाइना के हेनान प्रांत में ये हुआ। अच्छा, चाइना के साथ भारत कोई एक्सरसाइज करता है क्या? हैंड इन हैंड करता है। थाईलैंड के साथ मैत्री अभ्यास करते हैं, और मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज करते हैं। और वैसे इसी तरह से 4 देशों के बीच में एक एक्सरसाइज होता है मालाबार अभ्यास, जिसमें भारत होता है, यूएसए होता है, जापान, और पिछले साल से ऑस्ट्रेलिया भी होता है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसके द्वारा आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कमांडो ने अभी 22 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के कई शहरों में ये गांडीव अभ्यास का आयोजन किया। देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करेंगे, इसके डायरेक्टर जनरल M.A. गणपति हैं। इसका मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। स्थापना होती है 1986 में। अच्छा, भारत की तीनों सेनाएं मिलकर के एक एक्सरसाइज करती है अंडमान निकोबार में, उसका नाम है एम्फेक्स। वैसे बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल अभी बने थे पंकज कुमार सिंह, आईटीबीपी के भी बने थे संजय अरोड़ा, और सीआरपीएफ के हैं कुलदीप सिंह। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियंस अमेरिकन नाम की बुक के लेखक कौन है? आंसर होगा तरुण बसु। बाकी कुणाल बसु की बात करेंगे तो इन एन आइडियल वर्ल्ड नाम की बुक को लिखा था। कौशिक बसु की बात करेंगे तो पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम नई दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी नाम की बुक लिखा था। और कौशिक बसु को एक अवार्ड भी मिला था, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। विश्राम बेडेकर बैटलफील्ड नाम की बुक को लिखा। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। इन्होंने भी 3 बुकें लिखी थी। 3 बुकें इनकी याद रखना आप। एक तो है स्मार्ट ऑन क्राइम, द ट्रुथ वी होल्ड, और सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक के लेखक कौन है? केजे अल्फोंस है। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं केजे अल्फोंस। इन्होंने ये बुक लिखी है, और अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है M वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया। इस बुक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। अशोक लवासा आप जानते होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बुक लिखी अभी इन्होंने, एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अमर्त्य सेन आप जानते हो, भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में। इन्होंने बुक लिखी है अभी होम इन द वर्ल्ड नाम से। और मनन भट्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नाम की बुक लिखी। अच्छा बताइए, ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे है? तो आंसर होगा असंगठित क्षेत्र से। और याद रखना, इसे श्रम व रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। इनके पास एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी है। और इसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। असंगठित क्षेत्र को इंग्लिश में बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। और इसके अंदर वो लोग आते हैं जो सड़क के किनारे ठेले वगैरह लगाते हैं, मजदूर वर्ग हो गया, वो सब इसके अंदर आते हैं असंगठित क्षेत्र के अंदर। तो इसके लिए 404 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो इस ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए श्रमिकों को अपनी तरफ से कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार उन्हें 20 रुपए देगी हर श्रमिक को रजिस्ट्रेशन कराने पे। तो इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद श्रमिकों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखना, इसमें जो ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा उसमें 12 अंकों का UAN नंबर होगा। UAN मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो याद रखना, इसका उद्देश्य क्या है? इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना। यह है ई श्रम पोर्टल। अगर आपसे पूछा जाए ई कैबिनेट वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पोर्टल से आपको कुछ रिवाइज कराऊं, सुपेस पोर्टल यह भी लॉन्च किया था सुप्रीम कोर्ट ने। एक ई नाम पोर्टल भी याद रखो,
इसका मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जो शुरू हुआ था 14 अप्रैल 2016 को। सेज पोर्टल है बुजुर्गों के लिए, जिसको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। ई सांता पोर्टल, याद रखो ई सांता पोर्टल, तो ये एक्वा फार्मर्स और खरीदारों को जोड़ने के लिए था, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर, एक मंच पर लाने के लिए था। एक भुवन पोर्टल हो गया, युक्त धारा पोर्टल हो गया, भूस्थानिक यानी कि जो स्पेशल पोर्टल है ये। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में एलआईसी ने किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आनंद। यहाँ पे आनंद का मतलब हो गया आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। तो अभी एलआईसी ने जीवन बीमा पॉलिसी करने के लिए एजेंटों के लिए, जो एजेंट होते हैं उनके लिए एक ये डिजिटल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका नाम आनंद रखा है। मतलब एलआईसी की बीमा पॉलिसी को एलआईसी की जो बीमा पॉलिसी होती है, जिसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, अब ऑनलाइन हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा। तो याद रखना ये एजेंटों के लिए है, और इससे ऐसी उम्मीद है कि बीमा पॉलिसी लेने वालों की संख्या बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू एलआईसी। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके अध्यक्ष एमआर कुमार है। इसकी स्थापना होती है 1956 में, और अभी इसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था। उसके अलावा आपको बता दूं, अभी एलआईसी ने बैंक ऑफ इंडिया में 4% की हिस्सेदारी भी खरीदी है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं को मधुर फ्लोर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल की 2 महिलाओं को हस्तशिल्प के विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने मधुर फ्लोर मैट का निर्माण किया था। ये जो मैट है, ये जो चटाई है, ये मधुर कति प्राकृतिक रेशों से बनी है, और ये जो रेशा है ये साइप्रस टेगेटम नाम की पौधे से मिलता है। और आपको बता दूं, इस मधुर फ्लोर मैट को 2018 में जीआई टैग भी दिया गया था। तो इन 2 महिलाओं के नाम क्या है? गौरी रानी और गोरीबाला। तो ये प्रश्न आप याद रखना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? पानीपत हरियाणा को। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। और आपको याद होगा, इसी तरह से नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी बुनकरों के लिए, किसने? कर्नाटक ने। अभी जम्मू कश्मीर ने भी कारखानदार योजना शुरू की थी बुनकरों के लिए, तो ये भी ध्यान रखना आप। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो आंसर होगा भंवर सिंह सामोर को। अब देखो, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इनकी स्थापना कब होती है? 1954 में होती है। कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? एक तो आपके संविधान में शामिल 22 भाषाओं में तो ये दिए ही जाते हैं, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी ये दिए जाते हैं, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में ये दिए जाते हैं। और याद रखना, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न। और वैसे आपने पढ़ा होगा, मार्च की बात है, 20 भाषाओं में ये पुरस्कार की घोषणा कर दी गई थी। अब बाकी के 4 भाषाओं की घोषणा की जा रही है, तो वो ध्यान से सुनना। राजस्थानी भाषा में पूछा हुआ है, तो ये मिला है भंवर सिंह सामोर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए। एक नेपाली भाषा में दिया गया शंकर देव ढकाल को उनकी कृति किराया को कोख के लिए। मलयालम भाषा में ओमचेरी एनएन पिल्लई को दिया गया उनकी कृति आकस्मिक और मक्कुरिपुक्कल के लिए। उड़िया भाषा में ये यशोधरा मिश्र को दिया गया समुद्रकूल घर के लिए। तो जिसमें राजस्थानी भाषा का सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। देखो, 3 भाषाओं का आप याद रख लो, एक तो राजस्थानी का, एक हिंदी का और एक अंग्रेजी का। हिंदी भाषा में किसको दिया गया था? अनामिका को दिया गया था टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया था व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। इसमें जो पुरस्कार राशि होती है वो 1 लाख रुपए दी जाती है। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ अवार्ड्स, ध्यान से सुनना। अभी अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 तो आपको याद ही होगा, डेविड डायोब को मिला है, जो फ्रांस के लेखक हैं, उनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। चलो बताओ, जापान ने ग्रैंड फुकुओका अवार्ड दिया था किसको? पी साईनाथ को। विश्व खाद्य पुरस्कार पूछा जाएगा आपसे, शकुंतला थिल्स्टेड को मिला है। जायेद बुक पुरस्कार मिला था किसको? शेख कुतुबुद्दीन को। और मैंने आपको कई बार बताया है, 30वां व्यास सम्मान किसको मिला है? शरद पगारे को, उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और 30वां सरस्वती सम्मान ये शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए साहित्य का नोबेल पुरस्कार कैसे मिला था, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 वाला, ये मिला था लुइस ग्लूक को, ये अमेरिका के हैं। और एशिया का पहला साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये किसको मिला था बताओ?
ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था गीतांजलि के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न भी मैंने आपको साथ में बताए, ये ध्यान होने चाहिए आपको। अच्छा बताइए, BH सीरीज जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा ऑटोमोबाइल। तो देखो अभी क्या होता है, गाड़ी की नंबर प्लेट से आपको पता चल जाता है कि गाड़ी किस स्टेट की है। जैसे कि DL लिखा हुआ है तो दिल्ली की होगी, यूपी लिखा हुआ है तो उत्तर प्रदेश की है। पर अब से आपको एक नई नंबर सीरीज की नंबर प्लेट देखने को मिलेगी जिसपे BH लिखा मिलेगा, मतलब भारत सीरीज। इसका फायदा क्या होगा? तो BH सीरीज की गाड़ी जिसके पास होगी, यदि उसका ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में हो जाता है तो वहां पर उसे जाकर के दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। वरना अभी तक क्या होता था, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे हो तो बिना रजिस्ट्रेशन के केवल आप 12 महीने तक ही उस गाड़ी को रख सकते हो, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। लेकिन इस नंबर सीरीज में ऐसा नहीं होगा, किसी भी स्टेट में आप गाड़ी को लेकर के चले जाओ। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र नागपुर। फिर बताइए, अभी हाल में वासुदेव परांजपे का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा क्रिकेट से। सुनील गावस्कर, संजय मांजरेकर और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटरों के मेंटर रह चुके हैं वासुदेव परांजपे, इनका भी निधन हो गया। आपको याद होगा कुछ समय पहले इन्होंने एक बुक भी लिखी थी क्रिकेट द्रोण नाम से, तो इनके बारे में तब भी हमने पढ़ा था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया फाइनली।